चलिए स्टार्ट करें। द न्यू टॉपिक इज thermodynamics। ठीक है, सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, और यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे आप लोग, कुछ नहीं काफी कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक आपका फिजिक्स में भी है, कुछ टॉपिक कॉमन है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। कौन से बोलो? और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, और क्या है? काइनेटिक थ्योरी, मैंने बोला था आप लोग घर से ग्रीटिंग लगा के आइएगा एनसीईआरटी की। पढ़ के आए आप लोग? भूल गए? हाँ, नहीं पढ़ा? मैंने इसलिए बोला था कि ग्रीटिंग लगा के आनी। आदित्य कैसे हैं आप? बढ़िया। रेडॉक्स आपने देख लिया पूरा? वीडियोस वगैरह देख लिए जो मिस हुआ था आपका? कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं? चलो ठीक है, अच्छा टॉपिक है, समझ में आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टेट्स ऑफ मैटर आप लोगों ने पढ़ा था, रीडिंग लगाई थी। बॉयज लो, चार्ल्स लो, वो सब आपका क्योंकि यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक है, सो थर्मोडायनेमिक्स में क्या स्टडी करते हैं? ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में वी विल स्टडी द हीट चेंज, राइट? वी विल स्टडी द reactions where heat change occurs. Not only heat change, there are so many things we need to study. ठीक है, चलो सबसे पहले ये बताइए, if you are holding a cube of ice, how do you feel? Cold. Why? क्योंकि आइस क्यूब ठंडा है? नहीं, this is not the answer. Why are you feeling cold when you are holding a piece of ice cube? हीट ट्रांसफर हो रहा है, कहां से कहां? फ्रॉम योर हैंड टू आइस क्यूब। ठीक है, दैट्स वाई यू आर फीलिंग कोल्ड। ठीक है, आइस क्यूब को हटा के यू आर होल्डिंग अ कप, नॉट फ्रॉम द हैंडल, फ्रॉम द अदर साइड, विच इज हैविंग हॉट टी या कॉफी जो आपको पसंद है, आप वो पकड़ के खड़े हैं। हाउ डू यू फील? वाई? अब गर्म है, कब से क्या हो रहा है? हीट ट्रांसफर हो रही है आपके हाथ में, है ना? सो इफ योर हैंड इज लूजिंग हीट यू विल फील कोल्ड। ठीक है, इफ योर हैंड इज गेनिंग हीट यू विल फील वार्म। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? ठीक, ओके। तो बेसिकली हीट ट्रांसफर होता है एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो? ऑलवेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, तो ये एक चीज का ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, ऑलवेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये फिक्स है आपका। ठीक है, what is the direction of heat flow from higher temperature to lower temperature? ठीक है, आपको अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रही, अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए हैं, घर जाके ट्राई कर लीजिएगा। और एग्जांपल, चलो अभी हाथ में नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, आपने 1 कप चाय, चाय में बहुत यूज करने वाली हूँ ड्यूरिंग थर्मोडायनामिक्स, जल्दी समझ में आती चीजें, चाय कॉफी। 1 कप चाय का आपने रखा फॉर हाफ एन आवर, व्हाट विल हैपन? और बेटर आंसर हो सकता है विहान, मलाई जम जाएगी। यस, टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द टी कितना होगा? अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस। बॉईल करते हैं। कितने लोगों को आती चाय बनानी? जी हाँ, चाय बनानी नहीं आती? कोई बात नहीं आती। पानी बॉईल किया कभी? हाँ, तो क्या टेम्परेचर रहता है? 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? चाय का भी लगभग वही मान लीजिए। When you keep it for half an hour, the temperature will drop from 100 degree to
कितना, कहाँ तक टेम्परेचर ड्रॉप होगा? रूम टेम्परेचर, है ना। चाय ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री पे पहुंच गई, कहाँ तक आएगा? सिर्फ रूम टेम्परेचर, ठीक है। दिस इज द 0th लॉ। ठीक है, क्या होगा? हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट अंटिल दे आर इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम का मतलब दे आर इन सेम टेम्परेचर। चाय का जो टेम्परेचर ड्रॉप होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से कितना जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस। इसको हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? रूम टेम्परेचर। इससे ज्यादा चाय ठंडी नहीं हो पाएगी। इससे ज्यादा चाय ठंडी करनी आती तो क्या करना पड़ेगा? फ्रिज में रखना पड़ेगा, है ना। अपने आप नहीं होगी, अपने आप कहाँ तक ठंडी होगी? अप टू रूम टेम्परेचर। इसका रिवर्स समझो, कोल्ड ड्रिंक, है ना, सबके मुंह में पानी आ जाएगा। कोल्ड ड्रिंक आपने फ्रिज से निकाली, भूल गए समाओ, और वो ग्लास टेबल पे रखा हुआ है। सो व्हाट शुड बी द टेम्परेचर व्हेन यू टेक इट आउट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर? दैट टाइम मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस, हाँ 0 डिग्री पे तो जम जाएगा थोड़ा सा। 4 डिग्री सेल्सियस कितना क्या होगा कोल्ड ड्रिंक का? गर्म होगा, ठंडा होगा? तो टेम्परेचर क्या होगा कोल्ड ड्रिंक का? राइज का, है ना। इट इज एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, फाइन। और कहाँ तक जाएगा टेम्परेचर? अगेन अप टू 25, बिकॉज द रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो गर्म चीज है तो रूम टेम्परेचर पे आएगी, अगर ठंडी चीज है तो अगेन इट विल अटेन द रूम टेम्परेचर। दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है? चाय, टी, कप ऑफ टी इज लूजिंग हीट, है ना, दैट्स व्हाई टेम्परेचर इज गोइंग डाउन। ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक क्या हो रहा है? कोल्ड ड्रिंक कैसे गर्म हो रही है? कहाँ से मिली हीट? सराउंडिंग से, है ना। कोल्ड ड्रिंक इज एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स और टेम्परेचर इज गोइंग अप टू द रूम टेम्परेचर। एक बार रूम टेम्परेचर पे आ गए उसके बाद कोई चेंज टेम्परेचर में नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह की कुछ अच्छी अच्छी चीजें आप सीखने वाले हैं किसमें? थर्मोडायनामिक्स में। सो मेन टॉपिक पे आने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म्स विच वी यूज फॉर थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, चलिए तो टर्मिनोलॉजी लिखेंगे, पहले टर्म्स लिखेंगे। ओके, यहां पर जनरली जो आपको सुनने को मिलता है वर्ड वो है आपका सिस्टम। ठीक है, दो वर्ड हम यूज करते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम में बी एनीथिंग बेसिकली द मैटर विच वी आर गोइंग टू स्टडी। सो इट मे बी इन द टेस्ट ट्यूब, इट मे बी इन द बीकर, है ना। तो आपका, चलो हम एज्यूम करते हैं टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया, या ये बीकर ले लीजिए, वॉटेवर, इसके अंदर आपने सपोज कोई भी गैस ली है या लिक्विड वॉटेवर। ठीक है, तो ये आपका क्या है? सिस्टम। और रिमेनिंग यूनिवर्स, सिर्फ एक ये बीकर और बाकी पूरा यूनिवर्स, उसको क्या बोलेंगे? रिमेनिंग यूनिवर्स, सराउंडिंग। ठीक है, तो दो चीजें हो गई आपके पास, एक सिस्टम जो आप मैटर स्टडी करने वाले हैं, और सेकंड क्या है आपका? सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मतलब क्या है? रिमेनिंग यूनिवर्स। इस रूम की भी बात नहीं कर रहे हो, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। रिमेनिंग यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, एक्सेप्ट सिस्टम। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। ओके, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। ठीक है, दो चीज समझ में आ गई। नाउ द थर्ड इज बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब क्या हुआ? बाउंड्री, हमने बोला ये रूम है, अगर मैं ये वॉल हटा दूं तो क्या होगा? रूम बोलोगे इसको, है ना। हमारे जो घर पे हमने बोला ये किचन है, ये बेडरूम है, ये लिविंग रूम है, तो आपने किससे उसको सेपरेट किया हुआ है? बाउंड्री से किया हुआ है ना, राइट। तो बाउंड्री क्या है? बाउंड्री इज द, कंसीडर इट एज ए वॉल विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, तो जो भी आपका बीकर या टेस्ट ट्यूब है उसके जो वॉल है उसको हमने क्या बोला? बाउंड्री। गॉट इट? ठीक है,
और यू कैन से सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री. ठीक. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ बाउंड्री. ठीक है, कितनी तरीके की आपकी बाउंड्री होती है? नंबर 1 रियल. ठीक है, एंड सेकंड है इसका, रियल के साथ दूसरा क्या हो जाएगा? इमेजिनरी. ठीक है, क्या है आपका? रियल एंड इमेजिनरी. दो टाइप के बाउंड्री. रियल बाउंड्री समझ में आता है, आप देख सकते हैं, आप उसको टच कर सकते हैं. इमेजिनरी का एग्जांपल दे सकते हैं मुझे? इमेजिनरी बाउंड्री, ये टेस्ट ट्यूब का वॉल आपका क्या हो गया? रियल बाउंड्री हो गया. राइट, सराउंडिंग से सेपरेट किया. और इमेजिनरी बाउंड्री, कंसीडर अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, है ना, हैविंग हाफ फिल्ड वाटर. कांच के ग्लास में आधा पानी, तो जो अपर सरफेस है दैट इज कंसीडर एज इमेजिनरी बाउंड्री. आपके हिसाब से क्या होगा? वो हाफ वाटर है, ऊपर एयर है ना. ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं क्या? इमेजिनरी बाउंड्री. इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ नहीं आते, पता होना चाहिए. रियल तो समझ में आ गया, रियल बाउंड्री. सेकंड है इसमें कैटेगराइजेशन. थर्ड मतलब ये आपका वन टाइप है, दिस इज अनदर टाइप. रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. बोलिए. रिजिड आपकी वाटर बॉटल प्लास्टिक का है, वो बाउंड्री कैसी कंसीडर करेंगे? हार्ड प्लास्टिक है तो रिजिड है, और सॉफ्ट प्लास्टिक है तो समझिए आप, फ्लेक्सिबल. ठीक है, दिस इज अनदर कैटेगराइजेशन. एंड द थर्ड वन इज डायाथर्मिक. ठीक है, एंड अनदर वन इज एडियाबैटिक. ये वर्ड बहुत यूज करने वाले हैं आप, एडियाबैटिक. ठीक है, डायाथर्मिक का मतलब होता है कंडक्टिंग थ्रू विच हीट कैन फ्लो. जैसे 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 स्टील का गिलास समझते हैं सब लोग. स्टील के गिलास में आप चाय, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी रखो, क्या होगा? और ऊपर से उसको कवर कर दो, नहीं, तब भी क्या होगा? चाय ठंडी हो जाएगी, कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाएगा. क्यों? जो स्टील है वो कैसा है? कंडक्टिंग, है ना. हीट कैन गो आउट और हीट कैन एंटर थ्रू दैट वॉल. तो उसका मतलब क्या है? वो डायाथर्मिक. तो इसके लिए सिंपल वर्ड यूज कर लीजिए, क्या है? कंडक्टिंग. किसका कंडक्शन हो सकता है यहाँ से? क्यू, हीट का सिंबल क्यू. और एडियाबैटिक क्या हो गया आपका? हाँ, जैसे अभी आजकल जो आपकी वाटर बॉटल है वो कैसी है? इंसुलेटेड. देयर आर 2 लेयर्स इन द वाटर बॉटल. बीच में क्या है? वैक्यूम. तो आपने अगर उसके अंदर ठंडा पानी रखा है तो इट कैन बी कोल्ड फॉर लॉन्गर टाइम, है ना. अगर सेम टेम्परेचर का पानी आप प्लास्टिक बॉटल में रखेंगे या सिंगल वॉल बॉटल में रखेंगे तो क्या होगा? गर्म हो जाएगा. गर्मियों में ये सब चीजें बहुत देखने को मिलती हैं. राइट. तो बेसिकली एडियाबैटिक का मतलब क्या है? हीट एक्सचेंज क्या हो गया वहां पर? जीरो. एडियाबैटिक का मतलब क्या है? हीट एक्सचेंज इज जीरो. ओके, इसका और कोई एग्जांपल जहाँ पे हीट एक्सचेंज? थर्मस जानते हैं सब लोग. थर्मस में क्या होता है? आप, है ना, हॉट सब्सटेंस विल मेंटेन इट्स टेम्परेचर फॉर लॉन्गर टाइम और कोल्ड सब्सटेंस. राइट. तो क्यों? बिकॉज ऑफ द बाउंड्री. कैसी है वहां पर? नॉन कंडक्टिंग. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ सिस्टम. सिस्टम समझ में आया? हमारा टेस्ट ट्यूब, बीकर, तो उसके टाइप्स. टाइप्स ऑफ सिस्टम. ठीक है, चलिए. नंबर 1 ओपन सिस्टम. मैं फिर इसको चाय के कप से ही आपको समझाने वाली हूँ. हाँ, क्या है? सबसे पहला ओपन सिस्टम. ठीक, चलिए भाई.
ये आपका चाय का कप, हाँ मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सो डोंट वरी, बस समझ आइए आप, समझाना है आपको, चाय का कप है, ठीक है। ओपन यानी आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये ओपन सिस्टम है थ्रू विच, अब देखो चाय के कप से चाय ठंडी होगी, हो सकती है, होती है, राइट। सेकेंड, यू कैन रिमूव सम अमाउंट ऑफ टी फ्रॉम द कप, आपको चाहिए आप उसमें से पोर कर सकते हो, ठीक है। तो ओपन सिस्टम का मतलब विच कैन एक्सचेंज मैटर एंड एनर्जी, समझे आप। तो मैं इसको ऐसे शो करती हूँ, ये डबल साइड एरो का मतलब बाहर भी जा सकता है अंदर भी आ सकता है, राइट। सो मैटर, हाँ, और इधर मैंने लिखा एनर्जी, या कुछ केसेस में आप हीट बोल लीजिए, व्हाटएवर। ओपन का मतलब क्या हुआ, चाय का कप, ओपन सिस्टम, चाय भी निकाल सकते हो उसमें, डाल भी सकते हो, और साथ में चाय ठंडी हो रही है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे आ रहा है, तो अ कप ऑफ हॉट टी इज बिहेविंग एज ओपन सिस्टम, ठीक है। सेकेंड है बेटा क्लोज सिस्टम, सेकेंड टाइप इज क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब, अब ये चाय के कप में आपने एक लिड बैठा दिया, ठीक है, क्या लगा दिया, लिड। लिड लगाने से क्या होगा, चाय ठंडी नहीं होगी, चाय तो ठंडी तब भी होगी, लेकिन आप चाय बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अब ये मत बोलना कि ढक्कन हटा के निकाल लेंगे, नहीं, आपको समझना क्या है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या हो रहा है, क्लोज सिस्टम में किसका एक्सचेंज हो रहा है, बोलो, समझे, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ किसका एक्सचेंज है क्लोज सिस्टम में, ओनली एनर्जी और हीट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। क्लोज सिस्टम सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ हीट एक्सचेंज करेगा, मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा। आदित्य समझ में आ रहा है। अगर चाय के कप के ऊपर ढक्कन रख दिया तो चाय नहीं निकालनी है उससे, सिर्फ क्या होगा, चाय ठंडी करनी है। डिफरेंस समझ में आया। ओपन सिस्टम कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी, क्लोज सिस्टम कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी। थर्ड आता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड में बता दो आप मुझे क्या होगा, कुछ भी नहीं करेंगे, नीदर मैटर नॉर हीट कैन बी एक्सचेंज, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में आपने क्या किया, जो वॉल की वो कैसी कर दी, इंसुलेटेड। ये जो वॉल्स हैं कैसी है, इंसुलेटेड। तो यहाँ पे आपका मैटर भी नहीं जाएगा और यहाँ पर आपका हीट भी एक्सचेंज नहीं होगा, आइसोलेटेड, समझे। और वॉल्स यानी बाउंड्री कैसा किया बेटा, इंसुलेटेड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल थर्मस फ्लास्क, देखा सब लोगों ने, आजकल आपकी बॉटल भी ऐसी आने लगी ना, बीच में वैक्यूम वाली। थर्मस कितने लोगों ने देखा है, पहले लोग थर्मस यूज किया करते थे, कैसा रहता है अंदर से, ग्लास बॉटल रहता है, अंदर 2 लेयर्स रहते हैं, बीच में कुछ येलोइश मटेरियल, वो जो मटेरियल है दैट बिहेव्स एज इंसुलेशन, ठीक है। तो जितने भी आपकी वो कंपनीज मिल्टन और कौन कौन से हैं, वो सब क्या बोलते हैं कि इट कैन मेंटेन टेम्परेचर अप टू 12 आवर्स, है ना। आपने रात को उस पर 100 डिग्री सेल्सियस की कॉफी भर के रखी, रात को पढ़ाई करेंगे कॉफी भर के रख लो, तो सुबह तक कॉफी क्या रहेगी, 100 डिग्री रहेगी या नहीं, बताइए। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। जितनी बार आप उस थर्मस को ओपन करेंगे उतनी बार टेम्परेचर क्या होगा, हीट तो बाहर जा रही है ना, है ना। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन इट कैन मेंटेन टेम्परेचर अप टू 3-4 आवर्स, थोड़े टाइम तक आपका काम हो जाएगा। तो ये क्लियर है आप लोगों को। 3 टाइप ऑफ सिस्टम। ओपन में क्या हुआ, दोनों चीजें एक्सचेंज हो रही है, क्लोज में सिर्फ हीट का एक्सचेंज हो रहा है, और थर्ड वाले में नीदर मैटर नॉर एनर्जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब हम बात करेंगे पहले स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स, देन आया आपका स्टेट फंक्शन,
ठीक है, और इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में जनरली वी विल कंसीडर आइडियल गैस, ठीक है। तो गैस को भी आपने लास्ट क्लास में सीखा था कैसे कैटेगराइज करते हैं। गैस का अपने को क्या रिक्वायरमेंट है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। बेसिकली 4 चीजों के साथ ही आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। चलिए, तो अब आप ऐसे एज्यूम कीजिए कि दिस इज द सिस्टम, ओके। चलो, मैंने क्लोज सिस्टम लिया है एंड हियर आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी आइडियल गैस, ठीक। एंड इन दिस फॉर दिस सिस्टम प्रेशर इज P1, वॉल्यूम इज V1 एंड टेम्परेचर इज T1, ठीक है, एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये कंडीशन है। वी आर एज्यूमिंग सिस्टम, समझ में आया ना बेटा, जिसको आप स्टडी करने वाले हैं, दैट मैटर। तो ये इनिशियल स्टेट है, हियर द प्रेशर ऑफ द गैस इज P1, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T1, ठीक है। देन आई डिड सम प्रोसेस, मैंने यहाँ पे कुछ काम किया, प्रोसेस अभी समझ में आएंगे आपको। एंड दिस सिस्टम हैज अचीव्ड अनदर स्टेट, तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं दिस इज द इनिशियल स्टेट, ठीक है। एंड आफ्टर डूइंग सम प्रोसेस our system has achieved final state, ठीक है। सिस्टम के ऊपर कुछ काम किया और सिस्टम किस में आ गया? फाइनल स्टेट पे। इन द फाइनल स्टेट व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स, विल इट चेंज? नो, नंबर ऑफ मोल्स हमारे सेम रहेंगे, ठीक है। यहां पर अंटिल अनलेस हमने कुछ चेंज नहीं किया है, P2, V2 एंड T2, ठीक है। So there are certain properties which depends only on the initial and final state. They do not depend on the path followed. ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, आपका घर और ये हमारा जस्ट कॉन्सेप्ट, राइट। इनिशियल पोजीशन आपकी, आपका होम, फाइनल पोजीशन जस्ट कॉन्सेप्ट। आपके घर से यहाँ आने के लिए 2-3 रास्ते हो सकते हैं, होते हैं, आप कोई शॉर्टकट भी होगा कोई, ठीक है। तो लेकिन मेरा कंसर्न किससे है? या तो आप घर पे अपने सेफली रहे या फिर आप यहाँ रहे। आप कौन से रास्ते से आ रहे हैं मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है, है ना। मैं किसके ऊपर डिपेंड कर रही हूँ? या तो आप घर पे हो या फिर आप यहाँ हो। समझे आप मेरी बात? आप किस रास्ते से, किस रास्ते को लेके जस्ट कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उससे मैटर, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, ठीक। तो देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, दे डू नॉट डिपेंड हाउ द फाइनल स्टेट इज अचीव्ड, ठीक, समझे। तो वो क्वांटिटीज आप लिखिए, जैसे है आपका फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, ठीक है। P1 से P2 कैसे प्रेशर हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बहुत सारे तरीके से हो सकता है, लेकिन सिर्फ क्या है, आपको ये चेक करना है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनिशियल स्टेट में क्या था और फाइनल में क्या है। सो हाउ टू फाइंड द डेल्टा P, चेंज इन प्रेशर क्या रहेगा हमेशा? P फाइनल माइनस P इनिशियल। जब भी आपको डिफरेंस निकालना है तो हमेशा क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल फॉर एनी स्टेट वेरिएबल, ठीक। और इन बुक्स वी विल राइट लाइक दिस P2 माइनस P1। तो इसका भी मतलब समझ जाइए, 2 फाइनल इनिशियल स्टेट को 1 देते हैं और फाइनल स्टेट को 2 नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो वी कैन राइट इधर P2 माइनस P1 और P फाइनल माइनस P इनिशियल, एक ही बात है। तो प्रेशर इज द स्टेट फंक्शन। सेकेंड लिखिए वॉल्यूम, स्टेट फंक्शन, टेम्परेचर, स्टेट फंक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, ओके। देन एंथैल्पी, ये अभी आपने सीखा नहीं है, इस टॉपिक में आएगा। सिंबल है इसका H। ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी वी कैन डिसाइड वेदर ए गिवन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। वो क्या है आपका? एंथैल्पी, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा था। एंथैल्पी तब मैंने क्या बोला था? इट्स ए काइंड ऑफ एनर्जी,
तो ये वही एंथैल्पी है आपका। आयोनाइजेशन हो रहा है एटम का, यानी वी नीड एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, तो उसको हमने क्या नाम दिया था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन करने में जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है उसको क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो एंथैल्पी वर्ड तो सुना हुआ है आपका, है ना। ऐसे ही अनदर है आपका एंट्रोपी। एंट्रोपी डिनोटेड बाय लेटर एस, ठीक है। एक लिखेंगे यू, यू इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। वन मोर जी, जी इज नोन एज गिव्स फ्री एनर्जी। क्या है ये सब टर्म्स अभी आगे आएंगे बेटा। गिव्स फ्री एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर वी कैन डिसाइड वेदर द गिवन रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन का कई बार आपको रेगुलर एग्जाम में पूछेंगे व्हाट आर द स्टेट फंक्शन, तो आप क्या डेफिनेशन लिखने वाले हैं, दीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ओनली, दे डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, है ना। इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है उसकी बात है मेन, किस रास्ते से फाइनल पे आए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ओके समझे। अच्छा आप देखिए, I am plotting a graph between pressure and volume. Which quantity is constant here? Temperature. Which law was it? Boyle's law. ये था आपका Boyle's law, ठीक है। Boyle's law है, चलो मतलब मोस्टली ग्राफ हम यहाँ पर आइसोथर्म्स ही प्लॉट करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में भी आगे आएगा। देखिए ये एक प्रोसेस चालू है, सपोज system initially it was on A state, then we moved to B, then C, then D, and again we came back to A, ठीक है। इस तरह का अगर आपको फिगर नजर आता है तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं किसका, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, आपने कहां से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया एंड आफ्टर मूविंग, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक दिस, सुबह घर से स्टार्ट किया, आप स्कूल गए, स्कूल से जस्ट कॉन्सेप्ट आ गए, जस्ट कॉन्सेप्ट से वापस कहां गए, घर पहुंच गए, ठीक है। तो इन दिस केस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेशर, व्हाट विल हैपन टू प्रेशर, चेंज इन प्रेशर क्या होगा, सोचिए, जीरो। चेंज इन प्रेशर क्या होगा, जीरो, क्योंकि इनिशियल स्टेट से शुरू करके आप कहाँ आ गए, इनिशियल स्टेट पे आ गए, है ना। तो इन द साइक्लिक प्रोसेस ऑल स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है, ऑल स्टेट वेरिएबल्स शो जीरो चेंज, ठीक है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द चेंज इन प्रेशर, तो ये क्या रहेगा, जीरो। रीजन समझ में आया, ए से स्टार्ट करके घूम फिर के कहाँ आ गए, ए पर आ गए। तो जितने भी आपके ये स्टेट वेरिएबल्स हैं वो सब क्या शो करेंगे साइक्लिक प्रोसेस में, जीरो चेंज, दे डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ठीक है। और लिख सकते हैं आप डेल्टा एच क्या हो जाएगा, जीरो, यानी जितने ऊपर लिखे हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो एटसेट्रा। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। अगर आपका स्टेट वेरिएबल है और साइक्लिक प्रोसेस है तो चेंज इन द प्रॉपर्टी विल बी जीरो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, चलो अब हम नेक्स्ट लिखेंगे पाथ फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी कौन सी आएगी, पाथ फंक्शन। नाम से समझ में आ रहा है, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का मतलब क्या है बोलो, स्टेट का रिवर्स हो गया, मतलब विच डिपेंड्स ऑन द पाथ,
डू नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, दे डिपेंड ऑन द पाथ। ठीक है, पहले इसका एग्जांपल समझो। मान लीजिए ओके, स्कूल में आपका जो क्लास है SNBP में 6-7 फ्लोर पे होगा। किस पे? 5th पे। चलो ठीक है, तो आपके पास 5th फ्लोर पर जाने के 2 तरीके हैं। कौन से? आप एलिवेटर यूज कर सकते हैं और स्टेयरकेस ले सकते हैं। ठीक है, आपकी इनिशियल स्टेट ग्राउंड फ्लोर, फाइनल स्टेट 5th फ्लोर। रास्ते 2 हैं आपके पास, इधर एलिवेटर और द स्टेयरकेस। In which case you will spend more energy? इनिशियल फाइनल स्टेट तो वही रहा। लिफ्ट में क्या होगा, एलिवेटर में क्या होगा? आपका टाइम भी कम लग रहा है और आप जल्दी से अपने फाइनल स्टेट में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपने किस केस में ज्यादा काम किया? स्टेयरकेस। इसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन इज पाथ फंक्शन, है ना। आप अगर लंबा राउट ले रहे हैं आने के लिए तो क्या होगा? आप यू आर स्पेंडिंग मोर एनर्जी, यू आर डूइंग मोर वर्क। समझे? तो इसलिए बस इसमें ही ध्यान रखना है, पाथ फंक्शन डिपेंड्स ऑन, यस, किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? पाथ प्रोसेस। ठीक है, और इसके 2 एग्जांपल W एंड Q। पसीना किसमें ज्यादा बहा है, किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे हो? स्टेयरकेस में। लिफ्ट में तो पसीना भी नहीं आएगा, तब तक तो आप अपने फाइनल स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? ये सब आपके नॉर्मल 11th के एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन या MCQ क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं आपको। ठीक है भाई, ओके। तो साइक्लिक प्रोसेस में पाथ फंक्शन का क्या होगा? विल बी 0 और नॉट? बोलिए, क्या डिपेंड करता है? यस, जैसे आपने स्टेट वेरिएबल में क्या सीखा अभी कि स्टेट फंक्शंस इन अ साइक्लिक प्रोसेस आर 0, चेंज, बेसिकली चेंज इन स्टेट वेरिएबल्स। पाथ फंक्शन क्या होगा? 0 नहीं होगा, है ना। यहाँ पर यू विल फाइंड सम वैल्यू। तो लिखिए, इन साइक्लिक प्रोसेस पाथ फंक्शन विल नॉट चेंज इन पाथ फंक्शन, विल नॉट बी 0। यहां पर क्या होगा? यू विल फाइंड सम वैल्यू डेफिनेटली। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, शॉर्ट में लिखना है W इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, हीट, एनर्जी एक वास्ट टर्म है। ठीक है ना प्रज्ञा, बहुत सारी टाइप की एनर्जी। तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। यहां तक कोई कंफ्यूजन? बोलिए भाई, सब बढ़िया, मजा आ रहा है? अभी तो आसान है सब, है ना, आगे भी आसान ही रहेगा। चलिए, हो गया। अब फिर से एक और कैटेगराइजेशन है प्रॉपर्टीज का, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। उसका आपको ट्रिक बताते हैं, 2 मिनट में याद हो जाएगा। प्रॉपर्टीज का टाइप्स लिख लीजिए आप, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव, ठीक है, एंड अनदर वन इज इंटेंसिव। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, ठीक है। पहले इंटेंसिव समझिए। इंटेंसिव का मतलब, इंटेंसिव को याद करेंगे किस वर्ड से? इंडिपेंडेंट। ये हमारे याद करने के लिए, इंडिपेंडेंट, है ना। इसका मतलब क्या है? दीज प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट है किससे? अमाउंट। तो इन आ रहा है दोनों में, ये मेरा याद रखने का तरीका है, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट। ठीक है, जैसे पहले सिंपल सा एग्जांपल समझो। क्या फिर से चाय बनाएंगे? चलो, इधर वाटर बॉईल करते हैं। जिया को वाटर बॉईल करना आता है। 100 ml वाटर आपने बॉईल किया इन ए बीकर, ठीक। टेम्परेचर कितना हो गया? बॉईल कर रहे हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस। अब आपने क्या किया? आपने उसमें से 20 ml वाटर निकाल के एक सेपरेट बीकर में ले लिया। तो जो 20 ml निकाला है उसका टेम्परेचर क्या रहेगा?
शैल आई रिपीट माई क्वेश्चन? 100 ml, ओके, सोच लीजिए ये आपका, ठीक है, 100 ml वाटर और टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने इसमें से कितना 20 ml, ठीक है, दूसरे बीकर में ले लिया, तो टेम्परेचर कितना रहेगा इसका 100 रहेगा। आप 10 ml निकाल लीजिए तो भी टेम्परेचर कितना रहेगा, आप 1000 ml बॉईल कर लीजिए तभी वाटर टेम्परेचर, बॉईल करना मतलब 100 डिग्री अटेंड करेगा, उसको आप कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, टेम्परेचर विल ऑलवेज बी 100 डिग्री सेल्सियस। यानी टेम्परेचर डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट। ऐसा तो नहीं है कि 20 डिग्री का टेम्परेचर कम हो गया, समझ में आ रही बात? डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी डिपेंड्स व्हाट, किसके ऊपर डिपेंड करता है? नो, डेंसिटी, डेंसिटी फिक्स है वाटर का बेटा, कितना है 1 ग्राम पर सीसी, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था 1 ग्राम पर सीसी। अब आपने 1 ml वाटर हिमालय पर्वत से ले आए, 1 ml वाटर किसी पॉन्ड से ले आए, अपने घर के आरओ से ले लिया, सबका डेंसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझे आप? ठीक है, कैन यू गिव मी फ्यू मोर एग्जांपल जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता? बोलो, बहुत सारी चीजें हैं, एक दो भी नहीं है, बहुत सारी। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है ना, आप 100 ml को बॉइल कर लो, 1000 ml को टाइम जरूर ज्यादा लगेगा आपका, लेकिन क्या है बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइल तो कितने पे होगा 100। मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी हो गया। आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है, क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है बोलिए? फिजिक्स आ गई 10th की, केमिस्ट्री में, यस बोलिए भाई सिद्धार्थ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है? नहीं, अथर, आदित्य बताएंगे। हाँ हाँ कोई बात नहीं। When a ray of light is passing through denser to rarer medium, है ना, it moves away from the normal, और ये सब था, ये वही चीज। तो ये आपका प्रॉपर्टी कैसा है, फिक्स है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, वाटर का अलग है, ऑयल का अलग है। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको, देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट, ठीक है। तो अब वो ये वही चीज है, ठीक है। इंटेंसिव के एग्जांपल लिखिए, क्या लिखा था हमने, क्या बोला था सबसे पहले, डेंसिटी, टेम्परेचर, ठीक है। फिर आपका एक वर्ड अभी ये क्वांटिटी सीखेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डिनोटेड बाय लेटर सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके नेक्स्ट टॉपिक आएगा ये, ठीक है। देन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी से मुझे एक ही ये याद आता है, हनी, हनी कैसा है, मोर विस्कस, हाँ ठीक है। तो विस्कोसिटी भी आपका फिक्स है। हनी का कोई भी सैंपल ले लो, किसी भी कंपनी का हनी ले लो, घर में बना लो, घर में तो नहीं बना सकते, तो विस्कोसिटी कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और समझिए आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से आपको जेईई में क्वेश्चन मिल सकता है, इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव, ठीक है। तो यहाँ पर और आप क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लाइक मोलैरिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी एंड क्या बोला था मैंने, मोल फ्रैक्शन, ओके। मोलैलिटी, मोलैलिटी नहीं होगा, मोलैलिटी नहीं होगा, अभी बता रही हूँ, आगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा।
ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट टाइम ये हमने क्या सीखा था, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब आइए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो आपको इसका डेफिनेशन बता सकते हैं मुझे, एक्सटेंसिव कौन से हो गए, है ना, विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक, विच डिपेंड्स ऑन द, ये कैसे होगा, डिपेंडेंट, और लिख सकते हैं डिपेंड्स ऑन द अमाउंट। एक को याद करिए, दूसरे को याद करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन के हिसाब से बोलिए। अब चलो, यही बीकर था हमारा, हमने इसमें कितना वाटर लिया था, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या किया मैंने, इसके बीच में एक सेपरेटर डाला। क्या डाला मैंने, सेपरेटर, यानी जो वाटर था इनसाइड द बीकर उसको हाफ में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो वन साइड वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 100 ml। सेपरेटर डालने के बाद ये 50 हो गया और ये क्या हो गया, 50 हो गया। क्या मतलब हुआ, वॉल्यूम कैसा है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। या आप इस 100 ml को 10 ml में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 20 में कर सकते हैं, 30-70 में कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो हर केस में वॉल्यूम आपको कैसा मिल रहा है, डिफरेंट, ठीक। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको मिली, विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट, क्या है आपका, वॉल्यूम। आपने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स लिए, ज्यादा वॉल्यूम रहेगा, कम नंबर ऑफ मोल्स लिए, कम वॉल्यूम रहेगा, है ना, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट आइए, मास, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। देन हीट कैपेसिटी, वो अलग है और ये अलग है, हीट कैपेसिटी अलग है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग है, ठीक है। देन एनर्जी, सोचो इस रूम में जितनी एयर है वो सब मॉलिक्यूल्स का अपना एनर्जी, दे आर मूविंग हियर एंड देयर। इसमें आप और थोड़ी सी गैस ऐड कर दें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए और एनर्जी इंक्रीज हो गई, राइट। तो इसलिए एनर्जी लिखा है मैंने, वो क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, अमाउंट के ऊपर। कम मॉलिक्यूल्स लिए कम एनर्जी, ज्यादा मॉलिक्यूल्स लिए ज्यादा एनर्जी, फाइन। एनर्जी के बाद नेक्स्ट लिखेंगे एंथैल्पी। अगेन एंथैल्पी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये लीजिए H, ठीक है। एंट्रोपी, एंट्रोपी डिनोटेड बाय सिंबल S। ये सब कैसे हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका G, हमने लिखा था अभी, गिव्स फ्री एनर्जी डिनोटेड बाय सिंबल G, ठीक है। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय U, ओके। वर्क, ये सब सोचिए आप इनके बारे में कि कैसे डिपेंड कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए आपको कोई एक ब्लॉक बोला जाए, इसको आपको पुश करके उस वॉल तक ले जाना है, तो छोटा ब्लॉक आप इजीली कर लेंगे, वर्क आपने कम किया। और एक बड़ा सा ब्लॉक दे दिया जाए, उसको पुश करने में आपको थोड़ा एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो क्या हुआ, वर्क आपका ज्यादा यूज हुआ। तो वर्क कैसी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के एग्जांपल याद करेंगे। अब इसी में थोड़ा सा और पोर्शन, जो अभी क्वेश्चन था किसका, कन्या का। अभी देखो क्या हो रहा है, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन extensive property becomes intensive property। समझे आप, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और किसी दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर आप रेशियो निकालते हैं एंड यू आर गेटिंग अनदर क्वांटिटी, तो दैट बिकम्स इंटेंसिव। चेक द डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो यहां पर आपने क्या लिया, मास कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। वॉल्यूम अगेन आपका कैसा प्रॉपर्टी है,
एक्सटेंसिव, ये रेशियो आपको दे रहा है डेंसिटी विच इज इंटेंसिव, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन में क्या ले रहे हैं आप, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, तो वो क्या हो गया आपका, ठीक है, समझ में आ गया भाई। चलिए अब एक क्वेश्चन ऐसा ही जो आपने अभी सीखा है इसी के ऊपर बेस्ड। आपके मॉड्यूल में भी होगा ऐसा क्वेश्चन, एक मिनट दीजिए। अभी मॉड्यूल है सबके पास बेटा? नहीं? ओके, आइए पेज नंबर 226, पेज नंबर 226 नहीं है, लीजिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी, नहीं है, पीछे मुड़ के देख लीजिए, यही बोल सकती हूँ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अच्छा ये अभी आप नहीं कर पाएंगे एक्सपेंशन, मैं देख रही थी कहाँ गया आपको, ये नॉट स्टेट फंक्शन। हाँ 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, Q प्लस W गिव्स यू इंटरनल एनर्जी, है ना। Q प्लस W क्या दे रहा है आपको, इंटरनल एनर्जी। आपने बाकी टर्म पढ़े नहीं है तो आप कैसे आंसर करेंगे, ये नहीं हो पाएगा अभी, रुको। क्वेश्चन नंबर 9 चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 चेक कीजिए। Temperature is a state function? Yes. Work is a state function? No. For a state function, the change in the state depends upon the initial final state? Yes. Internal is a state function? Yes. तो आपको क्या फाइंड करना था? False. मिल गया false? B. Come to the question number 16. 16. Which of the following is not a path function? QV is the heat, basically heat है at constant volume. क्या है आंसर? 4th आएगा। Q plus W is equal to internal energy, which is a state function. ठीक है, अभी ये सीखा नहीं है, मैंने सोचा एक बार आपको थोड़ा सा देख लें क्वेश्चन किस तरह के। हाँ 4 है ना, 4 है ना, वो A और B हो सकता है। अब Q और W हो गया। QV कौन सा वाला स्टेट है? कॉन्स्टेंट हीट फॉर गिवन वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 34 चेक कीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 34 स्टेट H is a state function enthalpy DH DH का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज। is exact differential exact differential QP अंडर आपने पढ़ा नहीं है ना बहुत सारी चीजें। ओके लीव इट।
अभी आप छोड़ दीजिए, अभी पहले चीजें सीखेंगे तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक। एक्सटेंसिव इंटेंसिव मुझे अभी नजर नहीं आया, इसमें डेफिनेटली होगा। चलो एक क्वेश्चन अभी करेंगे। यू हैव टू फाइंड द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नंबर 1, स्पेसिफिक हीट। सेकेंड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसे B इज इक्वल टू W/Q, इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक अगर पढ़ा है आप लोगों ने। थर्ड है आपका गिब्स फ्री एनर्जी। एंड फोर्थ इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए भाई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपका कौन सा है? गिब्स है और गिब्स फ्री एनर्जी है। बाकी तीनों कैसे हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यू कौन से वाला? हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको वर्क कैसा मिला? और क्यू एक्सटेंसिव है, तो रेशियो फिर से आपका क्या हो गया? इंटेंसिव हो गया, है ना। ठीक है, तो आपको सिंपल से क्वेश्चन जेईई में तो नहीं पूछेंगे कि मास क्या है और वॉल्यूम क्या है, थोड़ा सा घुमाएंगे, तो फॉर्मूले याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। यहां तक हमारे क्या क्या चीजें हो गई? टाइप ऑफ सिस्टम हो गया और स्टेट वेरिएबल्स हो गए। दो टाइप के पढ़े आपने, स्टेट वेरिएबल्स और पाथ वेरिएबल्स, जो स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर हमने क्या सीखा? टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। स्टेट 1 से स्टेट 2 आप कैसे कैसे तरीके से जा सकते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस आप लिख लीजिए, या थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, ठीक है। इसमें से काफी कुछ आप जानते हैं। सबसे पहली आपसे बात की जाएगी फर्स्ट प्रोसेस, बहुत कॉमन, आप बार बार इसका नाम सुनेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। सो विच क्वांटिटी इज कांस्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस? आइसो मतलब सेम, थर्मल टेम्परेचर, ठीक है। तो इन दिस केस चेंज इन डेल्टा टी इज 0। बेटा T इज इक्वल टू 0 मत करना, डेल्टा T इज 0। चेंज आइसोथर्मल, आप प्रोसेस कर रहे हैं सिस्टम को, फर्स्ट स्टेट से फाइनल पे लेके जा रहे हैं, लेकिन आपने टेम्परेचर कैसा रखा है? कांस्टेंट, ठीक है, समझे। तो डू नॉट राइट T इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? डेल्टा T इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इज 0। सेकेंड ध्यान रखिएगा, ये जो T है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी में भी करेंगे इसको। और यू कैन ऑल्सो राइट T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डेल्टा T 0 है तो फिर डेल्टा U भी क्या हो जाएगा आपका? 0, समझे आप। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस आइसोकोरिक। बोलिए भाई, इसमें क्या चीज आपकी कांस्टेंट हो गई? चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? चेंज इन वॉल्यूम इज 0, ठीक है। थर्ड प्रोसेस है आपका आइसोबारिक। बार यूनिट किसका है? प्रेशर का है। तो डेल्टा P इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सी चीज है ना। फोर्थ वाला आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या हो रहा है? डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। हीट चेंज यहाँ पर क्या है? 0। इसका एग्जांपल थर्मस कंसीडर करके चलिए, थर्मस में हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना। तो दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। कोई हम ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है? हीट चेंज 0, ठीक।
यानी आप इसके आगे लिख लीजिए नो हीट एक्सचेंज। ठीक है, आप इसी चीज को ग्राफ के फॉर्म में समझना है। जो आपने 4 प्रोसेस पढ़े हैं तो ग्राफ आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ओके, और फिर से ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है आपको? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ठीक है, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। चलिए, तो आइसोथर्मल बॉयल्स लॉ याद है? आइसोथर्मल का नेचर क्या था बेटा? ध्यान है ग्राफ का? इट वाज लाइक दिस। तो ये नेचर है किसका? आइसोथर्मल। ठीक है, बॉयल्स लॉ। फिर नेक्स्ट आइए आइसोकोरिक। आपने क्या किया? वॉल्यूम चेंज किया, तो ग्राफ का नेचर कैसा मिलेगा? क्लियर है? कौन सा प्रोसेस हो गया ये? आइसोकोरिक, राइट। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया? आइसोबारिक। अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? ब्लू वाला, आइसोबारिक। अब एक बचा आपका एडियाबैटिक। ठीक है, एडियाबैटिक कैसा आएगा? एडियाबैटिक जैसे ये व्हाइट वाला ग्राफ किसका है आपका? आइसोथर्मल। ठीक है, तो एडियाबैटिक इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे। देखिए डिफरेंस। ओके, एडियाबैटिक ये वाला ग्राफ है आपका है, और व्हाइट वाला कौन सा है? आइसोथर्मल। ओके, तो ये आप पहचान सकते हैं ग्राफ। जो एकदम स्टीप हो रहा है वो कौन सा है आपका? एडियाबैटिक। किसका स्लोप ज्यादा है? आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में ही कंफ्यूजन होने का चांस है। एडियाबैटिक का स्लोप हमेशा ग्रेटर रहता है इन कंपैरिजन टू आइसोथर्मल। ठीक है, तो कई बार आपको ग्राफ के क्वेश्चन देंगे, उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोसेस। तो अभी 4 प्रोसेस क्लियर हो गए आपको? आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक। ठीक है, चलो अब शुरू होती है अच्छे वाली बात। ये तो सब अभी ऐसे ही था। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके प्रोसेस हैं वो 2 टाइप के हैं। अनदर कैटेगराइजेशन, वन इज रिवर्सिबल, ठीक है, और अनदर वन इज इरिवर्सिबल। ये है समझने वाली चीज, तो इसलिए जरा ध्यान से सुनना क्या कहानी सुना रही हूं मैं आपको। पहले मुझे बताइए रिवर्सिबल का मतलब क्या है? रिवर्सिबल जैकेट यूज किया आप लोगों ने? हाँ, यू कैन वेयर इट फ्रॉम बोथ साइड। कुछ कपड़े रहते हैं जो आप दोनों साइड से यूज कर सकते हैं, है ना? ओके, तो यहाँ पर आपका क्या है? प्रोसेस है ऐसा। तो इन अदर वर्ड्स प्रोसेस मतलब आप फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और बैकवर्ड भी आ सकते हैं प्रोसेस में। ठीक है, चलो पहले और अच्छे से एग्जांपल देते हैं। ट्रेन की जर्नी की सब लोगों ने, कैसे जाती है ट्रेन? एकदम से जाती है ना? जो प्रोसेस आपका इमीडिएटली हो रहा है, एकदम से हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल। नेचर में सारे प्रोसेस कैसे हैं आपके? इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल प्रोसेस, ट्रेन कहाँ से आई? ट्रेन आई, टॉय ट्रेन का नाम सुना है आप लोगों ने? टॉय ट्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेन। क्या डिफरेंस है? कितने लोगों ने जर्नी की? टॉय ट्रेन का नाम सुना है? जर्नी की है टॉय ट्रेन में? क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट है वहां पे? टॉय ट्रेन में झूले वाली बात नहीं कर रही हूँ, टॉय ट्रेन चलती है नॉर्मली। महाराष्ट्र में ये है आपका माथेरन, माथेरन से एक ट्रेन चलती है, टॉय ट्रेन बोलते हैं। ऐसे एक आपकी दार्जिलिंग में भी चलती है। इसका पर्पस क्या है? स्पीड ऑफ द ट्रेन इज वेरी स्लो सो दैट यू कैन एंजॉय द सीनिक ब्यूटी। ठीक है, और ये ट्रेन से यू कैन गेट डाउन, यू कैन टेक सेल्फी एंड अगेन यू कैन कम टू द ट्रेन। क्या समझ में आया? ट्रेन की और आपकी स्पीड काइंड ऑफ मतलब बहुत स्लो चल रही है ट्रेन। आप उसमें से उतरे, आपने 2-4 पिक्स ली और फिर आपका मन हुआ वापस आप ट्रेन में आके बैठ गए। नॉर्मल ट्रेन यहाँ से आप बैठ जाइए शताब्दी में, ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर सकते। तो ये टॉय ट्रेन है दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। आपकी मर्जी हुई आप बाहर आ गए, आपकी मर्जी हुई आप अंदर चले गए।
ठीक है, क्यों है ऐसा? क्योंकि ट्रेन कैसी चल रही है? बहुत स्लो चल रही है, हाँ? और जो नॉर्मल ट्रेन है वो कैसी है? बहुत फास्ट। एक बार आप बैठ गए तो फिर जहाँ रुकेगी वहीं आप उतर सकते हैं, और तो बीच में कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है लेकिन फिर आपका पर्पस डिफीट हो गया, उतर गए तो क्या है ना? चलो, अब यहाँ पे आपको थोड़ा मैंने बेसिक सा समझाया है कि हम क्या करने वाले हैं प्रोसेस में। मोस्टली आप देखेंगे ये डायग्राम बुक में, ठीक है, इसको बोला जाता है पिस्टन। आपने सिरिंज देखी है सबने? सिरिंज ऐसे पीछे एक आपने देखा होगा, एक पुश करने का रहता है। इंजेक्शन सबके कभी ना कभी फेस किया होगा। तो आप ऐसे एज्यूम कीजिए कि वो सिरिंज का आगे वाला पार्ट हटा के हमने बंद कर दिया, वो जो निडल थी वो हटा के ब्लॉक कर दिया, और हमारा ये पिस्टन मूवेबल है, ठीक है। उसी को वी आर रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस, दिस इज द मूवेबल पिस्टन। आप इसके ऊपर यहाँ पर वेट रख के आप क्या कर सकते हैं? यू कैन पुश डाउन द पिस्टन, ठीक है। इनसाइड दिस व्हाट इज प्रेजेंट? आइडियल गैस, ठीक है, और कोई भी गैस हो सकती है, अभी हम आइडियल गैस एज्यूम कर रहे हैं, ठीक। तो मोस्टली प्रोसेस अब आपको इसी फॉर्म में समझने हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखो, यहां पर पहले समझिए, जो वेट लगाए हैं इसको हम बोलते हैं पी एक्सटर्नल, ठीक है। इस इन दिस पिस्टन इस गैस का कुछ वॉल्यूम रहेगा V1 मान लीजिए, ठीक है। अभी के लिए क्या सिचुएशन है? प्रेशर ऑफ द गैस एंड द एक्सटर्नल प्रेशर आर सेम। पहले समझ लीजिए चीजों को। क्या बोला मैंने? प्रेशर ऑफ द गैस, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर कैसा है? सेम। तो व्हाट अबाउट द पिस्टन? विल इट मूव? नहीं, पिस्टन का पोजीशन आपका फिक्स हो गया, क्योंकि अंदर और बाहर से कैसा लग रहा है? बराबर का प्रेशर लग रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया? आई हैव कोट एक बड़ा सा वेट लेके मैंने इसके ऊपर यहाँ पे रख दिया। अब क्या होगा? ये बहुत सारा मैंने प्रेशर लगाया, तो पिस्टन विल गो डाउन। व्हाट अबाउट द गैस? कंप्रेस होगी। गैस का क्या हो गया? गैस के ऊपर आपने बहुत सारा प्रेशर डाला, गैस क्या होगी? कंप्रेस होगी। व्हाट अबाउट द न्यू वॉल्यूम? विल इट बी ग्रेटर देन V1 और लेसर देन V1? लेसर देन V1, ठीक है। तो गैस आपकी क्या हो गई? कंप्रेस हो गई। तो अगर ओके, ये आपका न्यू पोजीशन है पिस्टन का, ठीक है। तो गैस यहाँ पर क्या हो गई? अब ये जो वॉल्यूम हुआ, दिस इज V2 वॉल्यूम ऑफ द गैस। गैस हमने क्या की? कंप्रेस की, ठीक। अगर अनदर कंडीशन, मैंने इसके ऊपर से थोड़ा वेट कम कर दिया, इनिशियल कंडीशन एज्यूम कीजिए, थोड़े से वेट हटाए तो अब क्या होगा? P गैस इज नाउ ग्रेटर देन, ये एक कंडीशन हो गई। ये कौन सा केस हुआ आपका? कंप्रेशन, ठीक है। दूसरे केस में क्या किया हमने? ये पिस्टन है, इसके ऊपर वेट थे और मैंने एक वेट यहां से हटा दिया, ठीक है। तो गैस अब यहां पर इन दिस केस P गैस इज ग्रेटर देन P एक्सटर्नल, होगा ऐसा। अब गैस क्या करेगी? गैस पिस्टन को पुश करेगी। गैस का टेंडेंसी है एक्सपैंड होने का, राइट। गैस का आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। तो जैसे ही गैस को मौका मिला कि मैं पिस्टन को पुश कर सकती हूँ, उसने पुश करना शुरू कर दिया, ठीक है। और पुश करने पे क्या होगा? व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ द पिस्टन? अब पिस्टन हो सकता है यहां पर आ गया, समझे आप। तो इन दिस केस ये गैस आपकी क्या हो गई? एक्सपैंड हो गई, ठीक है। इन दिस केस V2 शुड बी ग्रेटर देन V1। ये चीज पहले क्लियर कर लीजिए। कंप्रेशन में क्या हो रहा है? फाइनल वॉल्यूम इज लेसर। एक्सपेंशन में क्या हो रहा है? फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर, ठीक है। तो ऐसे हम गैस को या तो कंप्रेस करेंगे या एक्सपेंड करेंगे। अब उसके दो तरीके हैं, या तो एकदम से या फिर धीरे धीरे। धीरे धीरे वाला क्या हुआ? रिवर्सेबल, और एकदम से हुआ तो इरिवर्सेबल, ठीक है। अब रिवर्सेबल का एग्जांपल इसी फॉर्म में समझिए। क्या किया मैंने? फिर से पिस्टन, परेशान मत होना पिस्टन से, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। सेम सिचुएशन, आपने गैस लिया,
ओके यहाँ पर क्या था हमारा, अभी इनिशियल कंडीशन में पी गैस इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल. दिस टाइम आई हैव पुट सैंड, बालू, रेत, क्या बोलते हैं आप, वेट जो मैंने रखा है किसका रखा है, सैंड का रखा है. ठीक है, और अभी की कंडीशन हमारी इक्विलिब्रियम में, यानी पी गैस इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल. अब आगे की कहानी सुनो. मैंने यहां से कुछ ग्रेन्स, पिंच सैंड का बाहर निकाल दिया. समझे आप, यहां मैंने क्या किया था, पूरा बड़ा सा वेट उठा के अंदर रखा या बाहर रखा. हियर व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग आउट फ्यू पिंच ऑफ सैंड. क्या होगा, बहुत थोड़ा सा चेंज होगा, वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, डीपी, डी स्टैंड्स फॉर वेरी स्मॉल. तो जो आपका पिस्टन का जो प्रेशर था उसमें से हमने कितना माइनस किया, P माइनस डीपी. ये पिस्टन बहुत थोड़ा सा क्या होगा, अब जाएगा, मान लो ये अब चला गया इतना सा, इतनी सी बात कर रही हूँ. ठीक है, तो गैस इतना सा क्या हुई, एक्सपेंड हुई. तो गैस को इतना सा मौका मिला, वो इतनी एक्सपेंड हो गई. फिर से दोनों किस फॉर्म में आ गए, रिवर्सेबल फॉर्म में आ गए. सॉरी, फिर से दोनों किस फॉर्म में आ गए, इक्विलिब्रियम में आ गए. ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है, बहुत माइन्यूट सा आप चेंज कर रहे हैं, तो एकदम मेजर चेंज नहीं है, छोटा सा चेंज है. गैस एक्सपेंड हुई और कुछ टाइम बाद फिर से हमारी यही सिचुएशन आ गई. फिर से मैंने क्या किया, यहां से एक पिंच सैंड निकाल के फिर बाहर डाल दिया. फिर से पिस्टन अप हुआ, कितना, बहुत थोड़ा सा. गैस फिर एक्सपेंड हुई, फिर से दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए. फिर सैंड निकाला एक पिंच. ठीक है, या मैंने एक पिंच सैंड का ऐड किया. तो ये क्या है, ये टॉय ट्रेन है. ये कौन सी कहानी चल रही है, टॉय ट्रेन की. स्पीड कैसी है, बहुत बहुत स्लो. समझे. तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, इट इज इनफाइनाइटेसिमली स्लो, इनफाइनाइट स्लो, एंड इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट. अगर टॉय ट्रेन उस स्पीड से चलेगी तो डिस्टेंस कम रखते हैं. अगर यहाँ से पुणे से आपको दिल्ली जाना हो टॉय ट्रेन से, तो 1-2 महीने का तो हिसाब किताब हो जाएगा, है ना, राइट. तो वही चीज़ है आपकी. तो आई होप आपको समझ में आया रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल. ठीक है, अब उसके डिफरेंसेस नोट करिए तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल. चलिए, रिवर्सेबल के लिए मैंने इधर रिवर्सेबल लिखा हुआ है. फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नंबर 1 अकर्स इन इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स. ठीक है, ये सैंड वाला काम है, कितने भी पिंच आप एक डालते रहिए तो आप बहुत लंबा उस प्रोसेस को चला सकते हैं. तो बहुत छोटे छोटे आपके क्या हो रहे हैं, स्टेप्स हो रहे हैं. ठीक है, ये कैसा है भाई, इरिवर्सिबल कैसा है, ये एट वंस, एक ही बार में 5 किलो का वेट लगाया, सीधे गैस को कंप्रेस किया, खत्म. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट. क्योंकि आप बहुत ही स्लो चल रहे हैं, है ना, तो इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट. ठीक है, इधर हम क्या लिखेंगे, इट टेक्स फाइनाइट टाइम. ठीक है, एंड दिस इज वेरी वेरी जितने वेरी आप लगाना चाहें लगा लीजिए. कैसा है, स्लो. ठीक है, आपकी चॉइस है. इनफाइनाइटेसिमली वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही स्लो है. एंड दिस वन इज फास्ट. ठीक है, अच्छा, डू यू नो अबाउट द ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स, पढ़ा है.
नहीं, ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स नहीं पढ़ा? अच्छा लो, पहले इसका एग्जांपल समझो। चलो, आप बाइक चला रहे हो, साइकिल, बाइसिकल, नॉट द मोटर बाइकिंग, बाइसिकल आप चला रहे हो, आपके फ्रेंड सामने से आया और आई और उसने आपको रोका, ठीक है? तो आप जब जिस फोर्स से आप साइकिलिंग कर रहे हैं दैट इज ड्राइविंग फोर्स, ठीक है? आप की साइकिल ये चल रही है, आपका फ्रेंड इधर से आके आपको रोक रहा है। अगर आपकी स्पीड कम है तो आपका फ्रेंड क्या करेगा? आपको रोक देगा, है ना? अगर आप स्लो स्पीड पे चल रहे हैं, उसने आके फोर्स लगाया तो रोक देगा आपको। और अगर आपकी स्पीड बहुत तेज है तो आपका फ्रेंड आपको रोक पाएगा? नहीं। तो ये क्या है? आपका ड्राइविंग फोर्स। और जो आपका ये इधर से फ्रेंड आ रहा है, ये क्या है? अपोजिंग फोर्स। गैस के केस में गैस का क्या है? ड्राइविंग फोर्स, और पिस्टन क्या है? अपोजिंग फोर्स। वाइस वर्सा भी कर सकते हो, ठीक है? तो उसी फॉर्म में आप रिवर्सिबल को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। ओके, रिवर्सिबल के केस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि आपने सैंड का एक पार्टिकल्स कुछ हटाए, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा लिखा है कि ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, ठीक है? यहां पर क्या हो जाएगा? इन दिस केस ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर। ड्राइविंग फोर्स हम किसका फोर्स यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं? पिस्टन का। अपोजिंग फोर्स किसका है? गैस का, ठीक है? इज मच ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यू कैन राइट ड्राइविंग फोर्स मतलब पिस्टन, ठीक है? और ये क्या है आपका? गैस। दिस इज पिस्टन और ये है हमारा गैस। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? रिवर्सिबल में क्या हो रहा था? बहुत धीरे धीरे चेंजेस हो रहे थे, यहाँ पर एकदम से चेंज हो रहा है, तो इसलिए क्या है? ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। वन मोर डिफरेंस, रिवर्सिबल के केस में क्या रहता है? इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज मेंटेन्ड, ठीक है? तो यहां पर आप लिखिए इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? प्रेशर ऑफ द गैस एंड प्रेशर ऑफ द पिस्टन बहुत जल्दी से वो बैलेंस हो जाता है। किस केस में? रिवर्सिबल के केस में, क्योंकि वहीं आप थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, है ना? तो इक्विलिब्रियम with previous step occurs। ये फटाफट से काम हो जाता है, तुरंत ही इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है? और यहां पर क्या सिचुएशन है? इक्विलिब्रियम इनिशियली एंड देन फाइनली। बीच में कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है? ये प्रोसेस कैसा है? एट वंस एकदम आपने प्रेशर रखा, गैस को कंप्रेस किया, या प्रेशर हटाया, गैस एक्सपेंड हो गई, बाकी बीच का कुछ हिसाब किताब नहीं। यहाँ हम कैसे चल रहे हैं? बहुत स्लो चल रहे हैं, ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम तुरंत मेंटेन हो जाता है, ओके? और वी कैन ऑल्सो राइट ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम। यहां पर हर स्टेप किस में रहेगा? आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। यहां पर क्या है? नो सच इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। ठीक है? एक लास्ट पॉइंट, ये जो रिवर्सिबल वाला है आपका, इट अकर्स एट वेरिएबल प्रेशर। देखो, ये भी तो मैंने आपको बताया, आप जो सैंड से थोड़ा थोड़ा सैंड निकाल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? प्रेशर क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इट अकर्स एट वेरिएबल प्रेशर, और ये एट कांस्टेंट प्रेशर। इरिवर्सिबल वाला किस पर हो रहा है आपका? एट
कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है भाई, up to here any problem, any doubt? एनसीईआरटी अभी होगा आप लोगों के पास? नहीं, नहीं है ना? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए रिवर्सेबल का ग्राफ, ये है आपका इरिवर्सिबल का ग्राफ। ठीक है, इरिवर्सिबल अगेन वी आर प्लॉटिंग बिटवीन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ठीक है, ये कैसे जा रहा है आपका? ये एकदम से इमीडिएटली तुरंत, ये प्रोसेस सीधे यहां से यानी इनिशियल स्टेट से सीधे कहां पहुंच गया? स्टेट नंबर 2 तुरंत। ठीक है, कौन सा ग्राफ है वो? इरिवर्सिबल। आप इधर देखिए, यहां पे क्या कहानी चालू है आपकी? ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका जो काम हो रहा है यानी जो प्रोसेस चल रहा है वो ऐसे चल रहा है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स में। ठीक है, कैसे चल रहा है? सिस्टम यहाँ से मूव हुआ, फिर वापस आया, फिर मूव हुआ, फिर वापस आया, फिर मूव हुआ, फिर वापस आया। समझे आप? तो ये कैसा है? दिस इज वेरी वेरी स्लो, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क हो रहा है, अभी वर्क के बारे में बात करेंगे, तो वो क्या हो रहा है? छोटा छोटा काम होके तब आपका ये प्रोसेस हो रहा है। वो कैसा है? इमीडिएटली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश करी है बहुत, ये चीजें जल्दी से पल्ले नहीं पड़ती, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बड़े बड़े लोगों को। आप तो खैर अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है, दोनों का शेप वही है। ये प्रोसेस 1 से 2 पे इमीडिएटली, और ये यहाँ से 1 से 2 पे आने में ये थोड़ा 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 करके आ रहा है बस। ठीक है, गॉट इट? रिवर्स, ये कैसा है आपका? रिवर्सिबल। वापस भी जा सकते हैं इसमें, रिवर्सिबल बोथ साइड, हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। ठीक है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, या तो यहां और या फिर यहां। ठीक, ओके। अब थक गए क्या? थकना मना है 11th 12th वाले बच्चों को। टाइम क्या हुआ है? 2 बज गए। चलो तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, कल करेंगे। कल आप और नई चीज सीखेंगे, हीट कैपेसिटी, फिर टाइम रहा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, चलिए सी यू टुमारो। एनसीईआरटी से एक रीडिंग जरूर लगाइए इस टॉपिक की। अब आपको सब समझ में आ